अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल। एंड आज हम शुरू करने वाले अपना एक नया चैप्टर, दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। तो पिछले क्लास में हमने कॉस्ट शीट जस्ट खत्म किया है एंड इस क्लास में हम मटेरियल कॉस्ट से शुरू करेंगे। तो कॉस्ट शीट जब हमने पढ़ा था ना, तो वहां पे ही हमने मटेरियल कॉस्टिंग का थोड़ा सा ज्ञान लिया था। याद है? तो जब कॉस्ट शीट में हम प्राइम कॉस्ट निकालते थे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते थे। तो जो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू मिलती थी वो कैसे मिलती थी? आपको नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होता था, आप मल्टीप्लाई कर देते थे जो रेट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन रहता था। सपोज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और 10,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट है। तो ये जो 3 रुपीज पर यूनिट मिला ना, ये कैसे मिला? इसको ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग को पढ़ने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें यह पता चल जाए कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है। तो वो हम बहुत ही डिटेल्ड वे में इस चैप्टर में देखते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पता है मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? इनपुट होता है या आउटपुट होता है? मटेरियल हमारा इनपुट है या आउटपुट है? वेरी गुड, इनपुट है। इसके हेल्प से मैंने मटेरियल को प्रोसेस में डाला, फिर उस पर बहुत सारे काम किए और काम करने के बाद जाके आउटपुट बनाया। तो इनपुट है, ये पता चल गया। दूसरा, टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? टैंजिबल का मतलब होता है कि क्या हम मटेरियल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर इनटैंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो मटेरियल इनपुट है, वेरी गुड। टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? मटेरियल टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? टैंजिबल है। तो मटेरियल का डेफिनेशन हमें मिला कि मटेरियल इज अ फिजिकल टैंजिबल इनपुट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मटेरियल क्या है? एक टैंजिबल इनपुट है जो कि हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं। किस लिए? गुड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है मटेरियल, इसमें आप हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 1 बेसिक्स। अभी सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं हम, या पॉइंट मत डालिए, सिर्फ लिखिए बेसिक्स। न्यू चैप्टर न्यू फ्रेश हेडिंग दीजिएगा। आज की डेट मटेरियल कॉस्टिंग क्लास 1, और एक नए पेन से, मींस अलग कलर के पेन से, ब्लैक पेन हो, रेड पेन हो, जो आपको अच्छा लगे उससे हेडिंग दीजिए बेसिक्स। तो हम अपना धीरे धीरे फाउंडेशन ले करते हैं। तो मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल एक फिजिकल टैंजिबल इनपुट है जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगता है।
Material is a physical, tangible input that is used in the production process. Material is a physical, tangible input that is used in the production process. जैसे ये हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में क्या क्या मटेरियल लगा होगा? आप भी जब अभी पढ़ने बैठे होंगे तो हाथ में कैलकुलेटर होगा। बताइए क्या क्या मटेरियल है जो आपको देख के लग रहा है इस कैलकुलेटर में लगा है? प्लास्टिक लगा है, मटेरियल है। फिर कैलकुलेटर में बटन्स है, मटेरियल है। कैलकुलेटर का ये जो डिस्प्ले है, मटेरियल है। कैलकुलेटर में देखिए एक सोलर पैनल भी है, तो ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है। फिर इस कैलकुलेटर के अंदर में बैटरी होगी, वो बैटरी भी इसके लिए क्या है? मटेरियल है। तो हर वो इनपुट जो कि टैंजिबल है और हमारे प्रोडक्शन में लग रहा है, दैट इज मटेरियल। तो बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल इज अ फिजिकल टैंजिबल इनपुट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब पॉइंट 2, टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के टाइप्स क्या है? मटेरियल के टाइप्स क्या है? एक है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, एक है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जब भी कोई गुड्स बनता है ना, तो उसे अगर हम देख के बता पाए कि हाँ ये गुड्स तो इसमें लगा ही होगा, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। वैसे गुड्स जो कि आइडेंटिफाई हो पाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने देखा और देख के मेरे को दिख गया हाँ ये तो इसमें यूज हुआ ही होगा, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि इस कैलकुलेटर में ये जो प्लास्टिक की बॉडी है, डायरेक्ट मटेरियल है। इसमें जो बटन्स यूज हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल है। जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, ये टी शर्ट कॉटन की है, तो कॉटन इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 बटन्स है, बटन्स डायरेक्ट मटेरियल है। तो वैसे मटेरियल जो कि एक प्रोडक्ट में ट्रेस हो सकते हैं, एक मटेरियल को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो इसमें लगा ही होगा, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफिएबल होते हैं, प्रोडक्ट को देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो लगा ही होगा इसमें। जैसे कैंडल में, कैंडल किससे बनती है? कैंडल के तो नाम में ही है, मोमबत्ती। मोमबत्ती मोम से बनती है, वैक्स से, तो कैंडल के लिए वैक्स डायरेक्ट मटेरियल है। फर्नीचर के लिए, फर्नीचर किससे बनता है? प्लाईवुड से या फिर टिम्बर से, तो प्लाईवुड या फिर टिम्बर ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है। अब और जो लोग इन गुड्स को बनाते हैं ना, वो तो देख के ये भी बता देंगे कि गुड्स में कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगी होगी, गुड्स में कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगी होगी, उतना उनको आइडिया होता है। जैसे कि अगर आप कभी किसी टेलर के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि भैया मेरे को ना एक शर्ट सिलवानी है, तो वो सीधा आपको देखेगा, बिना नाप लिए बोल देगा कि ठीक है भैया 2 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा ले आइए, शर्ट बन जाएगा। 2 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा ले आइए, शर्ट बन जाएगा। तो वो देख के ही बता दे रहा है। घर पे भी जब हमारी मम्मी रोटी बनाती है, तो वो बैक कैलकुलेशन करती है कि अच्छा आज घर में 4 लोग हैं, ये 2 रोटी खाएगा, ये 3 रोटी खाएंगे, इसके हिसाब से एक बैक कैलकुलेशन करती है कि मेरे को 10 रोटी बनानी है, तो 10 रोटी के हिसाब से कितना आटा डालना है वो एक अंदाज में डाल देती है। और वो अंदाज जो है मोर और लेस सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि अंदाज डाला 10 रोटी का तो 15 रोटी बनाने का आटा गुथा गया, नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ऊपर नीचे भी होता है। 10 रोटी का आटा डाला, हो सकता है 12 रोटी बन गए, तो उस केस में आपको फिर बोला जाएगा कि खाओ खाओ खाओ, जबरदस्ती खाना पड़ेगा कि आज 1 रोटी एक्स्ट्रा बन गया है, खा लो। नहीं तो अगर आप नहीं खाओगे तो फिर बोलेगा अच्छा ठीक है चलो जाओ कौवा को डाल दो या फिर गाय को खिला दो। तो वैसे ही जब फैक्ट्री में काम होता है ना, तो क्या फैक्ट्री भी इसी लॉजिक से चल सकती है कि जितना मन आया उतना। जैसे एक बिस्किट्स बनाने वाली फैक्ट्री है, तो बिस्किट बनाना है 5 लाख पीस, तो 5 लाख के लिए कंपनी का मैनेजर बोलेगा कि एक काम करो 50 केजी मैदा गूंथ लो, 50 केजी मैदा गूंथ लो, और जितना बनेगा बनेगा बिस्किट, बाकी जो बचेगा कौवा को खिला देंगे या गाय को खिला देंगे। तो क्या ऐसे कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती है। कंपनी को चलाने के लिए तो एक साइंटिफिक तरीका लगाना पड़ेगा ना, एक प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा कि अगर मेरे को 5 लाख बिस्किट बनाना है तो उसके लिए कितना मटेरियल डालना है। तो ये साइंटिफिक तरीका होता है।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही साइंटिफिक तरीका तो सीखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? साइंटिफिक तरीका है कॉस्ट को कंप्यूट करने का। यहाँ पे जो मन आएगा वो नहीं करेंगे। जैसे घर में जितना मन किया आटा गूंथ लिया, एक्स्ट्रा बच गया तो काम चला लेंगे। बट कंपनी में क्या ऐसा हो सकता है कि जितना मन किया उतना मैदा गूंथ लिया, एक्स्ट्रा जो बना उससे बिस्किट बना देंगे? नहीं। कौवा को खिला देंगे? नहीं। अगर रोज कौवा को खिलाने लगेंगे तो क्या होगा? फैक्ट्री को बंद करना पड़ जाएगा। और अगर घर में हम बोलेंगे मम्मी को कि नहीं देखो मम्मी तुम्हें एकदम प्रॉपर नाप के बनाना पड़ेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए, तो घर से निकाल दिया जाएगा। तो घर में साइंटिफिक तरीका नहीं चल सकता है, घर नॉन साइंटिफिक तरीके से ही चलेगा, तभी वो घर है। और बिजनेस को अगर आप नॉन साइंटिफिक तरीके से चलाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वैसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली एक प्रोडक्ट में ट्रेस हो पाए, आइडेंटिफाई हो पाए। और जो लोग बना रहे हैं गुड्स को इनडायरेक्ट मटेरियल की हेल्प से, वो तो ये भी बता देंगे कि कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। कंपनी में ये सब सेट होता है कि अगर एक टी शर्ट बनाना है स्मॉल साइज का तो 250 ग्राम कॉटन से ज़्यादा यूज नहीं करना है। सब उनका सिस्टम बना हुआ होता है, तभी वो प्रॉपर कॉस्टिंग कर पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल लिख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल, द मटेरियल्स दैट आर डायरेक्टली एलोकेबल टू अ प्रोडक्ट, जॉब ऑर्डर या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज़ की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, जॉब की, किसी ऑर्डर की या फिर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, तो अगर डायरेक्टली ट्रेस हो पा रहा है, आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि हाँ ये तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या इस पर्टिकुलर जॉब में लगा ही होगा, तो वो हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। और वहीं जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दैट आर नॉट डायरेक्टली एलोकेबल या फिर आइडेंटिफिएबल टू अ प्रोडक्ट, जॉब ऑर्डर या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देन दे आर इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कैंडल में थ्रेड कितना लगेगा ये प्रॉपरली नहीं बताया जा सकता है। थ्रेड कितना लगेगा ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो तो वैक्स पे डिपेंड करता है ना। अगर आप एक छोटा कैंडल बना रहे हो तो उसमें वैक्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग थ्रेड लगाना पड़ेगा। एक बड़ा कैंडल बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा वैक्स है तो उसके अकॉर्डिंग थ्रेड लगाना पड़ेगा। फर्नीचर में जब हम कोई भी फर्नीचर बनाते हैं तो सनमाइका को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल लगाना पड़ता है। तो वो फेविकॉल जो लगा रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। देख के तो नहीं पता चल रहा है कि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल में फेविकॉल लगा होगा, देख के थोड़ी पता चल पाता है। वो तो हमें बस पता है कि हाँ फेविकॉल के बिना तो सनमाइका का पेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन देख के तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन लकड़ी तो साफ साफ दिख रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि हाँ इसमें लकड़ी तो है। तो कैंडल के केस में थ्रेड, फर्नीचर के केस में फेविकॉल। घर में चाय बनती है ना, तो चाय में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? चाय में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है? चीनी हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। हम जितना दूध डालेंगे उसके अकॉर्डिंग चीनी डालते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि जितना चीनी मन करता है उतना डालते हैं और फिर उसके हिसाब से दूध डालते हैं। नहीं, दूध के हिसाब से चीनी डालते हैं कि कितने लोगों के लिए हम चाय बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दूध डाला और दूध के हिसाब से फिर चीनी डाली जाती है। और घर में क्या होता है? हर रोज चाय बनेगा और हर रोज चीनी कम या बेसी होगा। होता ही होगा आप लोगों के साथ भी रोज कि आप मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी आज चाय में चीनी ज्यादा है, आज चाय में चीनी कम है। लेकिन फैक्ट्रीज में क्या ऐसा पॉसिबल है कि चीनी कम या बेसी डाल दिया? जैसे कोको कोला की फैक्ट्री में भी शुगर तो डलता ही है कोको कोला में। कभी ऐसा हुआ है कि कोक पी रहे हैं और लग रहा है कि अरे इसमें तो आज बहुत ज्यादा चीनी है? कभी कोक पी रहे लग रहा है बहुत कम चीनी है? नहीं। तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए भी स्टैंडर्ड सेट होता है। लेकिन घर में या नॉर्मल जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे अगर आप कभी भी घर में फर्नीचर बनवाएंगे ना तो आप देखिएगा कि कारपेंटर आपसे फेविकॉल मंगवा लेगा, लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ फेविकॉल बचेगा ही बचेगा। कंफर्म है कि कुछ ना कुछ बचेगा ही। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री में जो भी काम होता है वहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल भी अगर यूज हो रहा है ना तो वो एकदम प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज होगा कि जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। उसका भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट है। बताइए कभी ऐसा हुआ है कि बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट में चीनी ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? नहीं। कोको कोला में चीनी ज्यादा कम लग रहा है? नहीं। हमेशा कहीं से भी आप खरीदिए कोको कोला, आप कोलकाता से खरीदिए, दिल्ली से खरीदिए, बैंगलोर से खरीदिए, कहीं से भी, हर जगह का कोको कोला का टेस्ट एकदम सेम है। तो कंपनीज ऐसे ऑपरेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिफिक तरीका फॉलो कर रही हैं और यही साइंटिफिक तरीका इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। तो हमारी जो मम्मीज हैं, जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, तो वो इस तरीके को, साइंटिफिक तरीके को जानती नहीं और ज़रूरत भी नहीं है जानने का।
क्यों? क्योंकि घर है, घर में सब कुछ आप साइंटिफिक तरीके से नहीं चला सकते हो, वरना तो फिर घर घर नहीं रहेगा। और फैक्ट्रीज में आप नॉन साइंटिफिक तरीके से नहीं चला सकते हो, वरना फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है। लिख लिया? तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए यहां तक? अब मटेरियल तो समझ गए, तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकाली जाए? मटेरियल तो समझ में आ गया, तो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? अब हमें जो कॉस्ट पता है मटेरियल का, और जो एक्चुअल में मटेरियल का कॉस्ट होता है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। अभी 3-4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। मैं अपने घर पर गया, तो घर पे देखा कि 2 क्रेट कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। 2 क्रेट कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आया इतना? तो मम्मी बोल रही है कि आज बिग बाजार में सेल था, तो मैं बिग बाजार से ये कोल्ड ड्रिंक ले आई। तो मैंने बोला कि क्या सेल था? तो बोली कि 125 रुपए का कोल्ड ड्रिंक था। अब याद नहीं एग्जैक्ट प्राइस, 125 ही होगा। 125 का था, 80 में मिल रहा था। 125 का कोल्ड ड्रिंक 80 रुपीज में मिल रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बिल दिखा रही है कि देखो तुमको तो कुछ मानना नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ, बिल में तो वही लिखा हुआ है 80 इंटू 12, 960 रुपीज कोल्ड ड्रिंक का। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक उठाया, कोल्ड ड्रिंक उठाया तो इसमें देख रहा हूं कि एक्सपायरी डेट 3 दिन बाद की है। 3 दिन बाद की एक्सपायरी डेट है। अब बताइए क्या 3 दिन में पी लेंगे? 12 कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे तो फिगर में ज्यादा है, 12 कोल्ड ड्रिंक है, 3 दिन में पीना है। तो मम्मी को बोला कि कैसे होगा? तो मम्मी क्या जवाब देंगी? तो क्या हो गया, हो जाएगा। घर पे कुछ भी मम्मी को बोलेंगे तो ये जवाब देने वाली है, तो क्या हो गया, हो जाएगा। एक काम करते हैं, कल घर के बाहर एक स्टॉल लगा देते हैं, जो भी आएगा सबको कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे। तो वैसे ही फैक्ट्री में भी हम कर सकते हैं क्या? फैक्ट्री में मटेरियल ले आइए, सस्ता में मिल रहा है, तो ज्यादा आ गया तो फ्री में लेबर्स को बांट दीजिए। फ्री में लेबर्स लोग को मैंने बांट दिया। अगेन वही कहानी, फैक्ट्री बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक तरीका नहीं है ना ये, तो ये घर में चल सकता है। फिर और डीप डाइव किया मैंने, बोला कि ठीक है कोल्ड ड्रिंक तो तुमने लाया, लेकिन ये तो क्रेट भी साथ में आया है, तो ये क्रेट का कुछ पैसा नहीं लिया क्या? तो बोले हाँ, क्रेट का भी पैसा लिया। क्रेट का 200 रुपये लिया, 200 रुपीज लिया, लेकिन बोला है कि जब क्रेट वापस कर देंगे तो 150 माइनस हो जाएगा। क्रेट जब आप वापस कर देंगे तो 150 माइनस हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये जो 50 रुपये है ये भी तो कॉस्ट है, ये जो 50 रुपये है ये भी तो कॉस्ट है। तो अब मेरी कॉस्ट क्या हो गई? 960 प्लस 50। फिर मैंने बोला कि ये जो इतना सारा कोल्ड ड्रिंक आया कैसे आया? पैदल तो तुम नहीं लेके आई होगी, तो कैसे आया? तो बोली कि देखो घर का तो दुनिया भर का सामान था, तो एक उबर में मैंने घर का सामान रखा, और दूसरे उबर को मैंने स्पेशली सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए किया। एक दूसरा उबर करना पड़ा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए। मैंने पूछा उबर ने कितना लिया? तो बोली उबर दोनों 500-500 रुपए करके दोनों उबर का लगा। तो एक उबर का जो 500 रुपीज का कॉस्ट लगा, वो तो सिर्फ इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से लगा। अगर मैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं लाता तो क्या 500 रुपीज का जो एक्स्ट्रा एक उबर का लगा वो लगता? नहीं लगता। तो मम्मी अभी चुप है, अभी सुन रही है मेरी बात, जवाब सोच रही है कि इसको कैसे चुप कराना है। तो और 500 रुपए का कॉस्ट ऐड हो गया। अब ऐड करिए, 960 प्लस 50 प्लस 500, 1510। 12 कोल्ड ड्रिंक का 1510 लग गया। 1510 डिवाइडेड बाई 12, ये आ चुका है 125.83, मतलब 126 तो हो गया, 126। तो क्या फायदा हुआ बताइए? एक तो मैंने कोल्ड ड्रिंक महंगा लाया, और ऊपर से ऐसा कोल्ड ड्रिंक ले आया जो 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो नॉर्मली हमें बस क्या लगता है ना कि जो परचेज प्राइस है, ये जो परचेज प्राइस है यही मटेरियल की कॉस्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो परचेज प्राइस है वो मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, और भी उसमें बहुत सारे कॉस्ट ऐड होते जाते हैं। तो वही हमें इस चैप्टर में सीखना है कि मटेरियल के कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। आज भी जब हम अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, सपोज कोई गुड्स है 300 का हमें दिख रहा है, 300 का दिखा कि अरे वाह सस्ते में मिल रहा है, ऐड टू कार्ट किया,
फिर जब चेकआउट पेज पे गए तो देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ के 380 हो गई है, तो फिर पता चला 80 रुपए डिलीवरी लग रहा है। तो कॉस्ट क्या है, 300 नहीं है, 380 है। जो डिलीवरी का कॉस्ट है वो भी तो मटेरियल के वजह से ही लग रहा है, प्रोडक्ट के वजह से ही लग रहा है, तो वो भी मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो मटेरियल के कॉस्ट में क्या क्या आएगा, पॉइंट नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। नहीं, पॉइंट नंबर 2 तो डाल दिया होगा ना, टाइप्स ऑफ मटेरियल। अभी बेसिक्स चल रहा है, अभी सिर्फ बेसिक्स चल रहा है। तो बेसिक्स में पहले हमने लिखा मीनिंग, सेकंड लिखा टाइप्स ऑफ मटेरियल, अब थर्ड में लिखिए मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, अभी बस हेडिंग दीजिए, पहले समझिए मेरे साथ। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। भैया ये CAS6 क्या है, CAS6 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी सुना है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना है। तो क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसीलिए भैया हम आपको जवाब नहीं देते हैं। एक सवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछते हैं, तो जितना मैं जवाब दूंगा उतना मैं फंसता चला जाऊंगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक तरीका बताता है कि हम चीज़ों को फिनेंशियल अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है कि आपको अपने कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो जब मटेरियल की कॉस्टिंग हम करेंगे तो कैसे करें, हो सकता है कि मैं मटेरियल का कॉस्ट अलग निकालूं, आप जब निकालो तो आप अलग निकालो, कोई थर्ड पर्सन निकालेगा तो वो अलग निकालेगा, इसीलिए सब सेम निकालें, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में तरीका बताया गया है, वही साइंटिफिक बात, उन्होंने तरीका हमें बता दिया कि मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालना है। तो अपने से हमें कुछ नहीं करना है, जो तरीका बोल रहा है वो फॉलो करना है। तो उस तरीके के हेल्प से क्या होगा, सबको ही अपना मटेरियल का कॉस्ट एक जैसा निकालेंगे। आपको भी वही तरीका फॉलो करना है, मेरे को भी वही तरीका फॉलो करना है, कोई थर्ड पर्सन है वो भी वही तरीका फॉलो करेगा, तो सब अपने मटेरियल की कॉस्ट एक तरीके से निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट में यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का निर्माण हुआ, जो हमें यह बताता है कि मटेरियल कॉस्ट हमें कैसे निकालना है। तो इस मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर में एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, तो उसमें हम बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, और कुछ कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हम चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे ये चैप्टर हमारा मटेरियल कॉस्ट, इसमें पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हम पढ़ लेंगे, और बाकी हमें और डिटेल में भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है, लेकिन वो फिर हम CMA फाइनल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में पढ़ते हैं। तो मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, अभी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से बताइए। तो जो गुड्स जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में अगर कुछ लेके आने का खर्चा है, लेके आने का खर्चा है तो वो भी हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो मैंने फैक्ट्री से मैं मार्केट में गया, मार्केट में जिस प्राइस पे मैंने गुड्स खरीदा वो मेरी क्या है, इनवॉइस पेमेंट। जिस प्राइस पे मैंने गुड्स को खरीदा दैट इज माय इनवॉइस पेमेंट, पैसा दे दिया। अब गुड्स मेरे पास आएगा, तो आने के लिए लेके आने का खर्चा, जो लेके आने का खर्चा है फ्रेट या फिर कुछ भी जो लग रहा है, उसे हम अपने गुड्स के कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। और कई बार क्या होता है ना, लेने जाने का भी खर्चा लगता है। जैसे सपोज करिए मेरे को गुड्स, मैं कोलकाता में हूँ, मेरे को गुड्स जयपुर से लाना है, तो पहले जयपुर जाना पड़ेगा, वहां जाके गुड्स पसंद करना पड़ेगा, तो जाऊंगा गुड्स को पसंद करूंगा, तो जाने का भी तो एक कॉस्ट है, और वो किस लिए लग रहा है, मटेरियल के वजह से लग रहा है। तो कई बार लेने जाने का भी जो खर्चा है वो भी मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट उसे हम कहते हैं। लेने जाने का जो खर्चा है दैट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब गुड्स फैक्ट्री में आ गया, अब फैक्ट्री में आ गया तो क्या तुरंत प्रोडक्शन में चला जाएगा, तुरंत प्रोडक्शन में चला जाएगा, नहीं, तुरंत तो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब स्टोर करके रखने का भी एक अलग से खर्चा है, मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं मटेरियल स्टोर करके रखूँ, तो मैंने एक गोडाउन भाड़े पे लिया है जहाँ पे मैं अपना गुड्स स्टोर करके रखता हूँ।
तो गुड्स को स्टोर करने का भी एक खर्चा आ गया, दैट इज नोन एज स्टोरेज कॉस्ट, या फिर कैरिंग कॉस्ट, या फिर हैंडलिंग कॉस्ट। सब हम आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो मटेरियल जब भी फैक्ट्री में आता है तो क्या क्या कॉस्ट है? एक तो जो इस प्राइस में मैंने खरीदा वो लगता है, दूसरा मटेरियल को लेके आने का खर्चा है, तीसरा मटेरियल को लेने जाने का भी खर्चा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मटेरियल आ गया है फैक्ट्री में, तुरंत तो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, उसको अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा कि खराब नहीं हो जाए मटेरियल, तो स्टोरेज का कॉस्ट लगता है। एंड फाइनली फिर वो प्रोडक्शन में जाता है, फाइनली प्रोडक्शन में जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मटेरियल को रखने तक का जो खर्चा है, रखने तक का खर्चा, यहां तक का खर्चा मटेरियल कॉस्ट में आएगा। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, रखने का खर्चा नहीं, सिर्फ फैक्ट्री में आने तक का खर्चा, फैक्ट्री में आने तक का खर्चा मटेरियल कॉस्ट में आना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे फिर बीच में आएगा, बोलेगा कि देखो तुम लोग अपना व्यू पॉइंट मत दो, तुम लोग से किसी ने व्यू पॉइंट मांगा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है। वो सारे कॉस्ट जो कि लगते हैं एक मटेरियल को फैक्ट्री में लेके आने के लिए, उसे हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। फैक्ट्री में आने तक का जो भी खर्चा है सब मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री में आने तक का जो भी कॉस्ट है दैट इज माय मटेरियल कॉस्ट। समझ गए? फैक्ट्री में आने तक का जो भी खर्चा है दैट इज मटेरियल कॉस्ट। क्या क्या खर्चा लगा? एक परचेस कॉस्ट लगा, दूसरा लेने जाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा, तीसरा लेके आने का खर्चा, फ्रेट डिलीवरी लगा। तो फैक्ट्री में जब तक गुड्स पहुंचेगा तब तक जो भी कॉस्ट लगेगा हम सब कॉस्ट को ऐड करेंगे और फाइनली हमें मिल जाएगा हमारा लैंडेड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन या लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं। अब आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ये डायग्राम मत बनाने लगिएगा, बस मार्केट के जगह मार्केट लिख दीजिएगा वरना बहुत समय जाएगा। वेरी गुड। अब हमने मटेरियल कॉस्ट निकालना सीखा, तो अगर ये मटेरियल कॉस्ट हम डायरेक्ट मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए निकालेंगे तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बनेगा। तो पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए अब, टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये सब बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स आपका पॉइंट 1 था और उसी में सब डिविजन है। ये पहला मीनिंग, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालना है, टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये सब बेसिक्स का पोर्शन चल रहा है। अभी हम बस चैप्टर का फाउंडेशन बना रहे हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा कुछ भी, बट आगे जो भी चैप्टर में आने वाला है उन सब में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अगर मैं निकाल रहा हूं
तो उसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल के लिए निकाला तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए निकाला तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इसी में पॉइंट नंबर 5, सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल का रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कभी भी कोई भी गुड्स खरीदते हैं और अगर वो खराब निकल जाता है तो क्या बोलते हैं कि बेकार क्वालिटी का है, इसमें अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं हुआ है। कपड़े में सबसे ज्यादा ये होता है, कपड़ा लेते हैं, छूते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं अच्छा क्वालिटी का मटेरियल नहीं लग रहा है, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मेन कॉस्ट है वो मटेरियल का है। तो वैसे ही हर गुड्स में जो मेन कॉस्ट होता है ना वो मटेरियल का ही होता है। कोई भी आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, गोल्ड की, सिल्वर की या फिर डायमंड की, किसी की भी, मेजर कॉस्ट किसका है? गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का। क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल ही गोल्ड, सिल्वर या डायमंड लगा है। तो जो भी मटेरियल लग रहा है मेजर कॉस्ट उसका ही होता है। और अगर ये खराब क्वालिटी का मटेरियल हम यूज करेंगे तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो मटेरियल की जो क्वालिटी होगी उस पे ही क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट निर्भर करता है। तो सबसे पहला क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो मटेरियल भी आपको अच्छे क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। सेकंड, हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट। मेजर कॉस्ट इसी का है, मेजर कॉस्ट जो है वो मटेरियल का ही है। अगर मटेरियल मैंने खराब क्वालिटी का यूज किया है तो उसकी कॉस्ट कम लगेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ज्वेलरी का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, एग्जांपल ज्वेलरी। जितना ज्यादा गोल्ड यूज करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, जितना कम गोल्ड यूज करेंगे उतना कम कॉस्ट हो जाएगा। थर्ड, वेस्टेज कैन हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। अगर मटेरियल को हम वेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। सपोज करिए ना कि मेरे को 10 ग्राम गोल्ड का एक रिंग बनाना था, उसके लिए मैंने 11 ग्राम गोल्ड लगा दिया, तो 1 ग्राम गोल्ड वेस्ट हो गया। 1 ग्राम गोल्ड वेस्ट हो गया और 1 ग्राम गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड का रेट क्या चल रहा है अभी तो मेरे को याद भी नहीं है गोल्ड का रेट क्या है। जो भी है 50,000 से तो 50,000 था पहले, अभी तो पता नहीं क्या है 10 ग्राम्स का रेट। नहीं 10 ग्राम का रेट 50,000 कहाँ, ये तो 1 ग्राम का बोल रहा हूँ, याद नहीं है एकदम भी। देखिए गोल्ड का रेट अभी याद नहीं है, बट जो भी है आप खुद सोच सकते हैं कि 1 ग्राम भी गोल्ड अगर एक्स्ट्रा लग गया तो उसके वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है कॉस्ट के ऊपर। तो जरा भी अगर मटेरियल वेस्ट होगा तो कॉस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 5, सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल। इसमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। गोल्ड नहीं खरीदना सर, मना किया है, डेफिनेटली नहीं खरीदूंगा गोल्ड। और वैसे भी गोल्ड खरीदने का बजट भी नहीं है, गोल्ड इतना महंगा हो चुका है कि बजट भी तो होना चाहिए ना, बजट भी नहीं है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 6, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में बताया था। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी लिमिट्स मैंने सेट की है कि मैं मटेरियल के पीछे इतना ही खर्च करूंगा, मेरे को उतना ही करना है। मेरा गोल ये नहीं है कि उस लिमिट से भी नीचे जाना है, नहीं। मेरा गोल क्या है कॉस्ट कंट्रोल में कि जो मैंने लिमिट सेट कर रखा है मैं उस लिमिट पे रहूंगा, उस लिमिट को नहीं क्रॉस करूंगा। अगर मैंने ये सोचा है कि इस साल मैं सब मिला के मटेरियल पे 5 लाख रुपीज खर्च करूंगा तो मेरे को 5 लाख ही खर्च करना है, उससे ज्यादा नहीं खर्च करना है। तो ये मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में। जब मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे एकदम डिटेल वे में मटेरियल ये सब पढ़ाऊंगा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है। तो कहीं पे भी पूरे कॉस्टिंग में अगर कॉस्ट कंट्रोल आएगा तो कॉस्ट कंट्रोल के 4 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखना। जब मैंने एक लिमिट बनाया होगा तो वो लिमिट मैंने क्या बनाई थी, तो जो भी मैंने लिमिट सेट किया है दैट इज माय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस।
फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। एंड फोर्थ, हम रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिफरेंस आखिरकार हुआ तो हुआ क्यों, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डिफरेंस चलिए हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों हुआ, क्या रीजन है डिफरेंस होने का, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 6, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। और हर बार जब भी कॉस्ट कंट्रोल का आएगा पोर्शन, किसी भी चीज का कॉस्ट कंट्रोल करना है तो उसमें यही 4 स्टेप्स होंगे। पहला, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कि हमने स्टैंडर्ड सिस्टम क्या सेट किया था कि कितना मटेरियल यूज करना है और उसकी कॉस्ट क्या थी। स्टैंडर्ड सिस्टम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सिस्टम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सिस्टम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। सेकेंड, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअली में मैंने जो भी अचीव किया उसकी कॉस्ट क्या है, एक्चुअल अचीवमेंट एंड उसकी कॉस्ट, एक्चुअल अचीवमेंट एंड इट्स कॉस्ट। फिर थर्ड, डेविएशन। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करिए कि मैंने सोचा था कि 5 लाख का ही मटेरियल खर्च करूंगा, लेकिन मटेरियल 6 लाख रुपीस का लग गया, तो 1 लाख रुपीस का मटेरियल ज्यादा लग गया। तो क्यों ज्यादा लगा, क्या रीजन है, 1 लाख रुपीस का मटेरियल जब ज्यादा लग गया है तो क्या रीजन है। एनालिसिस एंड सिंप्लीफिकेशन, या फिर आप रेक्टिफिकेशन लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं लिख के रेक्टिफिकेशन लिख लीजिए। एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन, एनालाइज करना कि डिफरेंस हुआ तो हुआ क्यों और उसे हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फोर्थ, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन। और इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लीजिए। क्यों करते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ताकि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड्स के जितना ही रहे, चेंज नहीं हो जाए। मैंने बताया ना कि क्यों कर रहे हैं, कि जो मैंने लिमिट सेट किया था मटेरियल कॉस्ट उतना ही लगे। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को मटेरियल कॉस्ट कम करना है, कम नहीं करना है। कॉस्ट कंट्रोल में बस हम इतना देखते हैं कि जो सोचा था भैया कम से कम उतना ही लगे, ज्यादा नहीं लगे, जितना सोचा है उतना ही लगे, उससे ज्यादा नहीं लगे। टू कीप द एक्चुअल कॉस्ट एट द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, मेरे को ज्यादा नहीं लगाना है, लेकिन जितना सोचा था बस उतना ही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लिखना हो जाएगा तो थम्स अप कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.